हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग रोमांटिक एज के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज मैं वही क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, रोमांटिक एज को किस और नाम से पुकारा जाता है? तो रोमांटिक एज को जाना जाता है एज ऑफ वर्ड्सवर्थ को। इसका कारण है कि रोमांटिक एज 1798 में लिरिकल बैलेड्स जो कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर लिखा था, उससे ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। लिरिकल बैलेड्स ये वर्ड्सवर्थ की 23 पोएम्स का कलेक्शन है, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का, जिसमें से 19 पोएम वर्ड्सवर्थ ने और 4 पोएम्स कॉलरिज ने लिखी हैं। पहली पोएम शुरुआत है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से और ख़त्म होती है द टिंटर्न एबे पे। रोमांटिसिज्म किस चीज़ के लिए खड़ा होता है? तो रोमांटिसिज्म खड़ा होता है इनफॉर्मेलिटी के लिए। इनफॉर्मेलिटी यानी कि इससे पहले की जो एज थी, ऑगस्टन एज, वो एज काफ़ी ज़्यादा नियम कायदे कानून में बंधी हुई थी। तो इस एज में इनफॉर्मेलिटी पे बल दिया गया था, यानी कि किसी सेट पैटर्न पे नहीं। किसने हु गेव द रोमांटिक पीरियड द टाइटल ऑफ द रेनेसांस ऑफ वंडर इन पोइट्री? द रेनेसांस ऑफ वंडर इन पोइट्री टाइटल किसने दिया था रोमांटिक पीरियड को? तो पहला रेनेसांस जो था वो आया था 16th सेंचुरी में, जब लर्निंग जो है ग्रीक एंड एंशंट लर्निंग, ग्रीक एंड रोमन लर्निंग जो रिवाइव हुई थी, और इसमें दोबारा से एक फ्री स्पिरिट रिवाइव हुई थी, और ये टाइटल दिया था थियोडोर वॉट्स डंटन ने, यानी कि इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4, बायरन कौन है बायरन? बायरन यंगर रोमांटिक्स यानी कि कीट्स, शेले और बायरन यंगर रोमांटिक्स हैं, और इसीलिए बायरन कौन है? बायरन इज अ रोमांटिसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789 में। फ्रांस के लोगों ने वहाँ के राजा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा और नारा दिया लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने न केवल फ्रांस में बल्कि इंग्लैंड में भी क्रांति के बीज बोए, और वर्ड्सवर्थ जो है इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। यह फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था 1789 में। ये किसने लिखा है? ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वर्ड्सवर्थ फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत प्रभावित था। 1790 में वो फ्रांस गया और वहाँ के लोगों में एक नया जोश देख के वो बहुत खुश हुआ। 1791 में वो वापस गया और एक फ्रेंच लड़की एनेट वॉयलन से उसे प्रेम हो गया, लेकिन उसे लौटकर आना पड़ा। और वर्ड्सवर्थ ने अपने इस डिस्क्रिप्शन को 1793 के अपने डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और में बताया है फ्रांस के अपने एक्सपीरियंस को। ये लाइंस जो हैं ये लिखी हैं वर्ड्सवर्थ ने, और किस में लिखी हैं? अपनी पोएम प्रिल्यूड के जो सेक्शन है उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव, मतलब कि जो डॉन मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो लोग जीवित हैं ये उनके लिए परम आनंद है, लेकिन जो इस समय यंग है वो उनके लिए स्वर्ग प्राप्त करने के बराबर है। विलियम वर्ड्सवर्थ को किस हैज़ बीन अटैक्ड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग इन द पोएम? विलियम वर्ड्सवर्थ पे किसने जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी कौन सी पोएम में अटैक करा है? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ पे अटैक हुआ क्यों। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब 1843 में पोएट लॉरियटशिप एक्सेप्ट कर ली, तो ये बात रॉबर्ट ब्राउनिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उन्होंने ये लिखा भी, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। उन्होंने एक पोएम लिखी द लॉस्ट लीडर, और इसके साथ ही वर्ड्सवर्थ को उन्होंने भटका हुआ लीडर यानी कि लॉस्ट लीडर कहा। द लिरिकल बैलेट्स किसके द्वारा लिखी गई है? ये वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के द्वारा। लिरिकल बैलेट्स कब आई थी? लिरिकल बैलेट्स आई थी 1798 में। द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट इज डन बाय, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रोमांटिक एज की शुरुआत ही किससे मानी जाती है? लिरिकल बैलेट से मानी जाती है। तो ये है, इसका आंसर है सी। लिरिकल बैलेट्स जॉइंटली प्रोड्यूस्ड बाय वर्ड्सवर्थ एंड, लिरिकल बैलेट्स को किसने? वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। 23 पोएम्स, out of them 19 are
written by Wordsworth, and 4 are written by Coleridge. लिरिकल बैलेड्स ओपन्स विथ, ये मैंने अभी आपको बताया, कॉलरिज की द राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर से स्टार्ट होती है. लिरिकल बैलेड्स खत्म किससे होती है, ये भी मैंने अभी आपको बताया, वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे पे खत्म होती है. वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स कब आया, ये उसका सेकंड एडिशन है. लिरिकल बैलेड्स 1798 में आया और उसमें प्रीफेस जुड़ा 1800 में, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइटिक थ्योरी बताई है. विलियम वर्ड्सवर्थ गॉट मैरिड टू हिज कजन मैरी हचिंसन. विलियम वर्ड्सवर्थ की शादी कब हुई मैरी हचिंसन से, तो वो हुई 1802 में. Raleigh Calvert, a young friend of Wordsworth, left his legacy of. Raleigh Calvert, जो उसका फ्रेंड था वर्ड्सवर्थ का, उन्होंने उनके लिए 900 पाउंड की लेगेसी छोड़ी, जिसकी वजह से वो अपने पोइटिक करियर को उड़ान देने में कामयाब हुए. Wordsworth was appointed poet laureate in succession to. Wordsworth was appointed poet laureate in succession to. वर्ड्सवर्थ से पहले पोएट लॉरिएट कौन था, तो वो थे साउदे, और साउदे के बाद बने वर्ड्सवर्थ, और वर्ड्सवर्थ के बाद बने टेनिसन. वर्ड्सवर्थ डाइड ऑन, ये वॉज इसमें गलत लगा हुआ है. वर्ड्सवर्थ डाइड ऑन, ये वर्ड्सवर्थ जो है इनकी मृत्यु हुई 1850 में, तो इसका आंसर है सी. लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर वॉज डिलीवर्ड बाय, ये शेक्सपियर के ऊपर और कुछ अन्य पोएट्स के ऊपर जो लेक्चर्स डिलीवर करे हैं वो करे हैं कॉलरिज ने. ये कॉलरिज का वर्क है, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर और अन्य पोएट्स पे. कॉलरिज बिसाइड्स बीइंग अ पोएट वॉज ऑल्सो, कॉलरिज पोएट होने के अलावा और क्या था, कॉलरिज पोएट होने के अलावा एक क्रिटिक भी था. उन्होंने, उनका वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसका मतलब है वो मैं आगे के क्वेश्चन में भी आपको बताऊंगी. हालांकि लिटरेरी बायोग्राफी, और इसमें उन्होंने अपनी बायोग्राफी भी, अपनी ऑटोबायोग्राफी भी बताई है, और उन्होंने क्रिटिसिज्म भी जो है वो किया है. अब एक क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी की बात को, राइटर की बात को ऑडियंस तक पहुंचा पाते हैं, तो दैट इज नोन एज क्रिटिसिज्म. एंशिएंट मैरिनर किसके द्वारा लिखा गया, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉलरिज के द्वारा लिखा गया है. कुबला खान किसका कॉम्पोजिशन है, तो कुबला खान कॉम्पोजिशन है कॉलरिज की. ये भी कॉलरिज की एक सुपरनैचुरल एलिमेंट से भरी हुई पोयम है. कहते हैं कॉलरिज ने ये पोयम ओपियम यानी कि अफीम के नशे में लिखी. अफीम के नशे में वो सो गया, और सोने पर उसने एक मंगोल रूलर चंगेज खान जो है वो देखा, जेनेडू का उसका किंगडम. और जब वो सो रहा था तभी कोई जो है एक गेस्ट जो है वो आ गया, और जब उसने दोबारा से उस सोने की कोशिश करी और सपना देखने की कोशिश करी, तो ही कुड नॉट डू सो. तो ये पोयम जो है वो अधूरी है कुबला खान. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ कॉलरिज, इनमें से कौन सी पोयम कॉलरिज की है. क्रिस्टबेल, ला बेल एंड सॉन्स मर्सी, डेफोडिल्स, डॉन जुआन. मैं आपको सारे बता देती हूँ. इनमें से क्रिस्टबेल जो है वो कॉलरिज की है, ला बेल एंड सॉन्स मर्सी कीट्स की है, डेफोडिल्स वर्ड्सवर्थ की है, डॉन जुआन बायरन की है. तो इसका सही आंसर है आपका क्रिस्टबेल. क्रिस्टबेल कैसी पोएम है, क्रिस्टबेल एक ऐसी पोएम है विच इवोक्स, वो हमारे अंदर क्या फीलिंग्स को इवोक करती है, तो वो हमारे अंदर मिस्ट्री एंड हॉरर, ये शिवेलरी नहीं, मिस्ट्री एंड हॉरर को, यानी कि सी वाला पार्ट मत लीजिएगा, ये मेरे से दो हो गया है. मिस्ट्री एंड हॉरर, बस ये 10 वाला पार्ट देखिएगा. बायोग्राफिया लिटरेरिया मीन्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया का क्या मतलब होता है, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया. लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी को बायोग्राफिया लिटरेरिया कहते हैं, तो इसका आंसर है डी. कॉलरिज का वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया. वेवरले किसके द्वारा लिखा गया है, वेवरले नॉवल लिखा गया है सर वॉल्टर स्कॉट, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल. फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल है सर वॉल्टर स्कॉट के द्वारा. शेले डाइड एट द एज ऑफ, देखिए शेले नियर अबाउट 30 की एज में जो है उनकी डेथ हुई है, तो इसमें 29 मतलब 29 to 30.
कीट्स कीट्स की स्पेलिंग जरा गलत हो रखी है, ये इसको ठीक कर दूं पहले। कीट्स कीट्स डाइड एट द एज ऑफ 26। कीट्स की मृत्यु हुई थी कंजम्पशन से, शैले की मृत्यु हुई थी डूबने से। शैले की बोट का नाम था डॉन जुआन, जिसमें शैले की डूबकर मृत्यु जो है वो हो गई। कहते हैं जब शैले की बॉडी मिली थी तो शैले की पास, उसकी बॉडी तो बिल्कुल शत विक्षत हो चुकी थी, लेकिन उसके पास जो है वो कीट्स की लिखी हुई कुछ पोएम्स मिली थी। और शैले के लिए कहते हैं कि उसके हार्ट जो है वो जला नहीं था, और वो हार्ट जो है उसको कुछ बीमारी थी जिस वजह से उसका हार्ट नहीं जला था, और वो हार्ट जो है वो शैले के मरने के उपरांत भी अ, रहा था, जला नहीं था। आर्ट्स ऑफ आइडलनेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो आर्ट्स ऑफ आइडलनेस लिखी गई है हमारे यंगर रोमांटिक लॉर्ड बायरन के द्वारा। द फर्स्ट टू कैंटोज में ये अपॉस्ट्रोफी की ज़रूरत नहीं है। द फर्स्ट टू कैंटोज ऑफ चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज वॉज पब्लिश्ड इन, तो फर्स्ट टू कैंटोज जो हैं वो पब्लिश हुए थे 1812 में। एक मिनट, 1812 में। इसके बाद Shelley has been expelled from the university because of having published a pamphlet. Shelley को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक पैम्फलेट जो है वो पब्लिश करा था, और उस पैम्फलेट का नाम था द नेसेसिटी ऑफ अथीज्म। शैले को निकाल दिया गया था। क्यों निकाला गया था यूनिवर्सिटी से, इसके बारे में सुन लीजिए। शैले जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो ऑक्सफोर्ड एक बहुत ही कन्वेंशनल जो है वो यूनिवर्सिटी है, जिसमें जाते ही उसने नेसेसिटी ऑफ अथीज्म जो है वो लिखा। अथीज्म यानी कि अनीश्वरवाद पे, अपने फ्रेंड हॉग्स के साथ मिलके, और दोनों को तभी जो है वो निकाल दिया गया। तो ये आपका जो इसका आंसर है ए, द नेसेसिटी ऑफ अथीज्म। हेलास क्या है? हेलास जो है वो शैले के द्वारा लिखी गई एक ट्रेजेडी है। ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड किसने लिखी है? तो जी ओड टू द वेस्ट विंड लिखी गई है शैले के द्वारा। ओड टू द वेस्ट विंड में शैले ने संबोधित करा है वेस्ट विंड को। ये टर्जा रिबा यानी कि 3-3 लाइन के इंटरलिंक्ड स्टेंजाज में लिखी हुई पोयम है, जिसमें शैले ने वेस्ट विंड को प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर दोनों ही कहा है। द क्लाउड इज द क्रिएशन ऑफ क्लाउड पोयम भी शैले के द्वारा ही लिखी हुई है। स्वेलफुट द टायरेंट, ये वर्क भी शैले का ही है। एंड द नेक्स्ट वन इज द मास्क ऑफ अनार्की। मास्क ऑफ अनार्की भी शैले का ही लिखा हुआ वर्क है। सितना एंड लाउन आर कैरेक्टर्स ऑफ, ये एक पोयम है सितना एंड लाउन की। ये कैरेक्टर्स कौन सी पोयम? पहली बात, ये पोयम किसने लिखी है? ये लिखी है शैले ने। और ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये पोयम है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, इस पोयम के कैरेक्टर्स हैं। अ पोयम बेस्ड ऑन प्लेटोनिक लव फॉर अ इटालियन लेडी बाय शैले, एक वो पोयम जो कि एक प्लेटोनिक लव पर आधारित है, शैले ने लिखी है। शैले ने ये पोयम एमिलिया विवियानी के लिए लिखी है। प्लेटोनिक लव का मतलब होता है जो फिजिकल लव से परे होता है, और इस पोयम का नाम है एपिप्सिडियन। हु इज़ मेडलो इन द पोएम जूलियन एंड मेडलो। शैले की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी बायरन के साथ, और उसने जूलियन एंड मेडलो एक कॉन्वर्सेशन फॉर्म में एक पोएम लिखी, और इस पोएम में जूलियन का जो किरदार है वो उसने खुद के लिए रखा, और मेडेलो का किरदार उसने रखा बायरन के लिए। ब्लैकवुड मैगजीन क्रिटिसाइज कीट्स, एक मिनट जरा से ठीक कर दूँ, कीट्स, इसको एक मिनट, कीट्स। ब्लैकवुड मैगजीन ने कीट्स की कौन सी पोयम को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करा था? तो करा था एंडीमियन को। ब्लैकवुड मैगजीन कीट्स का जो एडिटर था वो कीट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका मानना था कीट्स जिसने एपोथेकेरी की यानी कि मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो है वो डिग्री ली थी, वो उसमें अपना जो है अपने आप को क्यों ना इंगेज करके क्यों कविता लिखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। इसीलिए कीट्स की
काफ़ी जो है वो इंसल्ट करी गई थी ब्लैकफुट मैगजीन में उसकी पोयम एंडीमियन पर। तो थैंक यू वेरी मच, बस यहीं तक है आज की स्लाइड्स। तो अब मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ कल।